अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आज का जो हमारा टॉपिक है उस पे हम डिवोर्स पे बात करेंगे। उसकी वजह ये है कि बहुत से जो हमारे दोस्त हैं, बहन भाई जो हैं, वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे यूके में आए होते हैं, या वो स्पाउस वीज़ा पे आते हैं, या वो स्टूडेंट वीज़ाज़ पे हैं। सो किसी भी आप वीज़ा पे होते हैं तो अनफॉर्चुनेटली बाज़ जो रिलेशनशिप होता है उसमें इश्यूज़ आ जाते हैं, और जब वो इश्यूज़ कोई रिज़ॉल्व नहीं कर पाता तो वो मामला जो हैं वो डिवोर्स की तरफ जाते हैं। सो ऑब्वियसली ये एक किसी भी रिलीजन में देखा जाए तो डिवोर्स को कभी भी अच्छा नहीं समझा गया, क्योंकि ये एक रिलेशन होता है, एक ताल्लुक़ बनता है। ये ना सिर्फ एक जिस्मानी ताल्लुक़ होता है, ये एक ज़हनी ताल्लुक़ भी होता है, एक दूसरे के साथ जो है अटैचमेंट का रिश्ता होता है। सो इसके बावजूद जो है बाज़ औक़ात उसमें चाहे किसी पार्टी की गलती ना हो, कोई ना चाहते हुए भी जो है बाज़ औक़ात जो है ऐसे हालात हो जाते हैं कि आप एक दूसरे के साथ जो है वो चलना मुश्किल हो जाता है। सो मैं आज उसमें ये जो लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेज़ पे आए होते हैं या ये फेक मैरिजेज़ हैं, ये जो भी है, अब मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करूँगा। चाहे जो भी है, हम मेन सीधा जिसको कहें ना, सीधा मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अब जो है, चाहे वो हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे हैं, फेक मैरिज पे हैं, जेन्युइन मैरिज पे हैं, जो भी सिचुएशन है, अब हम साथ में नहीं चल पा रहे हैं। अब जो है रिलेशनशिप को एंड करना है और जो है हमें डिवोर्स की तरफ जाना है। सो अब उसमें बहुत से लोगों के ज़हनों में जो है मुख्तलिफ़ सवालात होते हैं। सो कुछ क्वेश्चन जो हैं कमेंट की शक्ल में वो मुझे आए हुए थे। आज मैं कुछ वो तो शामिल करूँगा, लेकिन हम गाहे बेगाहे जो है डिवोर्स पे भी बात किया करेंगे, और उसमें अगर आप डिवोर्स से रिलेटेड कुछ सर्विसेज चाहते हो तो ऑब्वियसली आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। और डिवोर्स के हवाले से जो है अगर आपके ज़हन में कोई पॉइंट्स आएँ, आप बिल्कुल आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है आप उसमें लिख सकते हैं। आज का जो है बाकायदा आज का ये जो डिवोर्स सेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले एक मैं दिल की बात कहूँगा। वो ये है कि जिस वक़्त इस तरह के रिश्ते होते हैं और उसमें अगर जो आपका ख़ामद है, जो आपका हस्बैंड है, जो आपका पति है, अगर वो किसी वजह से डिवोर्स की तरफ आता है और आप समझते हैं कि जी कि आपको ये ताल्लुक़ जो है, ये रिश्ता जो है वो बचाना चाहिए, और अगर आदमी जो है, मेल जो है, वो आपको डिवोर्स कहता है कि मैंने डिवोर्स देनी है या मैंने आपको छोड़ देना है, और अगर आप के ज़हन में कुछ कुछ भी ऐसा है, तो मैं ये समझता हूँ कि आदमी को जो है आप किसी तरीके से अगर स्टॉप कर सकती हों तो आपको रोक लेना चाहिए उसको। मुमकिन है वो बाहर की किसी हसीन नावों की दुनिया में जो है बह चुका हो, मे बी उनके दोस्तों ने में बैठने के बाद जो है उसके माइंड में कुछ और बहुत सी चीज़ें चलती हों। हो सकता है वो अपने कोई फाइनेंशियल हालात की वजह से, कोई जॉब के प्रॉब्लम्स की वजह से, कोई काम की वजह से, हालातों की वजह से जो है वो यहाँ तक नौबत पहुँची हो कि वो कहता है कि मैं अब साथ में नहीं चल सकते, हमें जो है वो डिवोर्स जो कर लेनी चाहिए और मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। सो उसमें ये है कि अगर औरत ऐसी सिचुएशन देखे आदमी की, उसको अगर आप स्टॉप कर सकें तो उसको मौका जो है मैं समझता हूँ आदमी को देना चाहिए। लेकिन अदर वे राउंड जो है बाज़ का चीज़ें डिफरेंट होती हैं। औरत जिस वक़्त डिसाइड करती है, मैं अपना प्रैक्टिकल बीइंग अ लॉयर होने के हवाले से जो है वो एक्सपीरियंस की ये बात करूँगा कि जिस वक़्त औरत आपकी वाइफ़ जो है वो कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ, और मैं तलाक लेना चाहती हूँ। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो एक्चुअली वो ऑलरेडी पहले से ही वो आपको छोड़ चुकी होती है। वो ज़हन उसका बन चुका होता है, और वो तलाक का कहती है अगर, तो फिर वो मैं समझता हूँ कि उसको रोकना नहीं चाहिए। चूँकि जो औरत इस तरह के हालात में कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ, वो एक्चुअली पहले से ही वो छोड़ चुकी होती है। वो आपको ज़हनी तौर पे, मेंटली तौर पे, फिज़िकली तौर पे, सेक्सुअली तौर पे, वो अगर आपका रिलेशनशिप चलता भी है किसी न किसी बहाने से जो है, लेकिन उसमें वो लज़्ज़त या उसमें वो एक सिंसेरिटी जिसको कहते हैं, उसमें वो मुखलसपन जो है
वो शायद नहीं रहता। इसी वजह से जो है ये तलाक के मैटर में जो है एक आ जाती है आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिवोर्स जो है, अपनी बाहमी रजामंदी के साथ जो है वो तलाक की तरफ जाना। सो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर आपके ऐसे हालात हों तो आप साथ में नहीं चलना चाह रहे हों तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिवोर्स जो है वो शायद जो है वो सबसे बेटर रहती है। अब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिवोर्स में 2-3 पॉइंट्स मैं जो आपको बताना चाहूँगा। नंबर एक तो ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिवोर्स जो होती है, दोनों की रजामंदी के साथ आप डिवोर्स लेते हैं और उसमें एक तो आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। उसमें आपके दो चीज़ों का आ जाता है। नंबर एक, आपकी कॉस्ट कम आती है। नंबर टू, उसमें जो है टाइम फ्रेम जो है वो कम आता है। इसमें एवरेज जो डिवोर्स का टाइम है वो 4 से 6 माह का जो है आ जाता है। 4 to 6 मंथ्स में जो है वो नॉर्मल कंडीशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो डिवोर्स हो जाती है। क्या जो बाहर से लोग ओवरसीज़ जो हैं वो यहाँ पे फॉरेनर जिसको कहेंगे वो यूके में आके जब रहते हैं तो क्या वो यूके के अंदर जो है आपकी चाहे मैरिज रजिस्टर्ड नहीं भी हुई तो क्या आप स्टिल यूके के अंदर डिवोर्स ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। द आंसर इज़ यस। उसकी वजह यह है कि आपकी चाहे मैरिज यूके में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन जब आप एज अ डिपेंडेंट आते हैं, जब आप एज अ स्पाउस आते हैं तो आपकी मैरिज को जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे रजिस्टर्ड ही कंसिडर किया जाता है। और बहुत से लोग यहाँ पे गलती करते हैं। अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ जो है, एक कपल यहाँ पे यूके में आ गया, दोनों यहीं पे रहते हैं यूके में, और उसके बाद दोनों अगर वो सोचते हैं कि हम क्यों ना बैक होम कंट्री से डिवोर्स ले लें, हम इंडिया से डिवोर्स ले लें, पाकिस्तान से ले लें, और उसके बाद जो है हम उस डिवोर्स सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर हम अपनी नई मैरिज को जो है जिसके साथ भी वो फ्यूचर में मैरिज करना चाह रहे हैं, हम उस डिवोर्स सर्टिफिकेट को उसमें यूज़ करेंगे और उसके बाद जो है वो अपना आगे फ्यूचर देखेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ों को अगेन आपने अंडरस्टैंड करना है। नंबर एक, क्या वो जो आप बैक होम से डिवोर्स करवाते हैं क्या वो रिकग्नाइज्ड है? द आंसर इज यस, वो रिकग्नाइज्ड है, वो जेन्युइन डिवोर्स है, वो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करते हैं कौंसल में जाके, क्या आप वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो भी एक्सेप्टेबल होती है। थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन लगता है जो जस्टिफाइबल होता है, आप उसको कर सकते हैं। क्या उसके बाद आपकी मैरिज रजिस्टर्ड हो के मामला आपके ठीक रहते हैं? मैं यहाँ पे इस पॉइंट को कनेक्ट करूँगा इमिग्रेशन के साथ जो है। जब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी आती है तो नंबर एक तो ये है कि जो कौंसल है इसमें आजकल जो है ये ज़्यादा इश्यूज इस सेंस में ही बन रहे हैं। पहले इतना कौंसल से ऑब्जेक्शन नहीं लगता था। कपल यहाँ पे यूके में रहते हैं, बैक होम से डिवोर्स कर लेते थे, उसके बाद कौंसल में जाकर मैरिज को रजिस्टर्ड कर लिया। आजकल उसमें इश्यूज बनते हैं क्योंकि वो रूल्स की तरफ आ गए हैं, कानून की तरफ आ गए हैं। कानून क्या कहता है कि मैं और मेरी वाइफ हम यूके में आए, स्पाउस वीज़ा इस पे आए, जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आए, हम एज अ स्टूडेंट आए, डिपेंडेंट मेरे साथ हैं। अब हमने जो है डिवोर्स बैक होम से अगर करेंगे तो यहाँ पे कौंसल जो है, रजिस्ट्रार ऑफिस जो है, वो यहाँ पे ऑब्जेक्शन आपके ऊपर ये लगाता है कि चूंकि आप दोनों हैप्चुअल रेजिडेंट हैं, हैप्चुअल मीन आदी जिसको कहा जाता है कि हम यहाँ पे रहते हैं यूके में, वो कहते हैं कि जब दोनों पार्टीज़ आप यूके के अंदर मौजूद हैं तो आपने बैक होम से जो डिवोर्स करवाई है वो पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू करवा ली, सिफारिश से करवा ली, पैसे वैसे खर्च करके करवा ली, जैसे भी कर ली, लेकिन वो उसको जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज बन जाते हैं और बहुत से लोगों का यहाँ पे टाइम भी ज़ाया होता है और उसके बाद बहुत से लोग जो हैं वो अपना इमिग्रेशन के भी मामलात में फंसे होते हैं, उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा होता है। इसलिए मैं पर्सनली तौर पे समझता हूँ कि अगर कोई शख्स जो है इस तरह की कंडीशन में यूके के अंदर रहता है तो उसको यूके के अंदर से ही अपनी इंग्लिश डिवोर्स जिसको कहा जाता है वो करवानी चाहिए, ताकि उसके लिए जो है बाद में हर्डल्स ना आए। आप थोड़े बहुत पैसों के लालच में लोग कहते हैं और बैक होम से हम डिवोर्स कर लेंगे और मामला क्विक भी हो जाएगा, वहाँ तो हम 10 दिन में डिवोर्स करवा लेंगे, पैसे देंगे, 5 दिन में सर्टिफिकेट मिल जाएगा, रजिस्टर्ड भी होगी, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे यहाँ पे यूके में जो है वो आगे उसकी मुश्किलात आती हैं। इसलिए उस तरह की जो है लंबी मुश्किल से हर्डल्स लेने की बजाय, टाइम वेस्ट करने के बजाय यूके बेस्ड डिवोर्स जो होती है वो ठीक रहती है। अब इसमें पहला पॉइंट ये आ जाता है कि ये किसी ने भेजा हुआ था कि जी के
एप्लीकेशन फॉर द कंडीशनल ऑर्डर जो है उस पर कितना टाइम जो है वो लग जाता है। देखिए उसमें ये है कि जिस वक्त आप इनिशियल स्टेज के ऊपर डिवोर्स को अप्लाई करते हैं और उसके बाद कोर्ट की तरफ से एक्नॉलेज होने के बाद जब दूसरी पार्टी को नोटिस चला जाता है, वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ जाती है कि हाँ जी यहाँ पे हमें ऑब्जेक्शन है, हमें जो है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिवोर्स नहीं है, हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, हमारे बच्चों का इश्यूज़ है। सो अगर वहाँ पे इश्यूज़ निकल आते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो केस एक तो लंबा हो जाता है, लॉन्गर चलेगा। सेकंड ये है कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिवोर्स नहीं होती। जब आपने नोटिस भेजा कि जी मैं डिवोर्स देना चाहता हूँ, दूसरी पार्टी ने कहा कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो टेक्निकली तौर पे वो जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की डिवोर्स की तरफ आ जाती है और आप एक्चुअली जो है फिर वो फास्ट ट्रैक की तरफ आ जाते हैं। दोनों पार्टीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर आप जो है वो कोर्ट की फ़ीस जो है वो पे कर देते हैं, जो कि गालबन आजकल जो है वो £612 है। सो इसमें कोई फास्ट ट्रैक नहीं होता, इसमें कोई प्रायोरिटी सर्विस नहीं होती अनटिल अनलेस जो है अगर आपके कोई ऐसे इश्यूज़ हैं तो आप जो है वो कोर्ट को रिक्वेस्ट एक डाल सकते होते हैं कि जी ये हमारे मामलात हैं, अगर आप इस मैटर को जो है थोड़ा स्पीडी कर सकें। अदरवाइज़ जो है ये एक तरह का एक ट्रैक है जिसको कह सकेंगे आप, और इसमें जो है आप क्यू में लगे होते हैं, जब आपकी बारी आती है तभी आती है, जो कि एवरेज टाइम के ऊपर ही जाती है। सो इनिशियल स्टेज जिस वक्त क्लियर हो जाती है, सारे मामला ठीक हो जाते हैं, फिर उसके बाद कोर्ट की तरफ से आपको कंडीशनल ऑर्डर की तरफ जो है वो जाया जाता है, और जिस वक्त इस पर तकरीबन जो है 20 वीक्स तक का जो है वो टाइम लग सकता होता है। सो इतना लग जाता है। सो इस वजह से बहुत से लोग जो हैं मामला इसी वजह से कहा जाता है कि ये जो मैटर है ये 24 वीक्स का बन जाता है, 6 मंथ एवरेज जो है इसमें लगता है। बहुत से लोग जब मुझसे रब्ता करते हैं वो कहते हैं जी हमें तो फलां ने कहा, किसने कहा जी, वो पता नहीं किसी ने कहा, किसी ने दोस्त ने कहा या किसी ने कहा, चाचे ने कहा था, मामे ने कहा था कि जी वो तो 2 महीने में 3 माह में हो जाए। जब कानून का टाइम ही 20 वीक्स है, इसमें कंडीशनल ऑर्डर की स्टेज जो है, तो फिर वो मामे रे कहन दे उते डिवोर्स होने लगे, तो फिर जो यहाँ पे जो है वो सारे कोर्ट्स वाले जो हैं वो मामे से ही फूक मरवा लें कि जी वो करें। और उसके बाद जो है 20 वीक्स के बाद जो है जिस वक्त कंडीशनल ऑर्डर आपका हो जाता है, फिर जो फाइनल ऑर्डर की तरफ जाया जाता है उस पर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 6 वीक्स का टाइम होता है। सो इसलिए अगर हम टोटल मिला के भी इसको देखें तो मिनिमम जो है डिवोर्स का टाइम रफली स्पीकिंग 6 मंथ तक लग जाता है, अनटिल अनलेस जो है आप उसको स्पीड की तरफ लेके जाते हैं, उसमें अपने सर्कमस्टांसिस एक्सप्लेन करते हैं, किसी के हेल्थ की कंडीशन जो है वो आप उनको एक्सप्लेन करते हैं, आपने आउटसाइड कंट्री ट्रैवल करना है और उसमें आपके कोई इश्यूज़ हैं वो आप उनको एक्सप्लेन करते हैं, या बाज़ किसी के और कोई स्पेशल किस्म के कोई सर्कमस्टांसिस हों तो कोर्ट को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जी ये हमारी कंडीशन है, और उसमें जो है वो मैटर अगर उसको फास्ट ट्रैक के ऊपर आ सके। सो टेक्निकली तौर पे लीगली कोई फास्ट ट्रैक होता नहीं, लेकिन वो मामला को बाज़ जो है वो जल्दी की तरफ आ जाते हैं। डिवोर्स के हवाले से बहुत लंबी लिस्ट थी क्वेश्चन की जो मुझे आए हुए थे, लेकिन ऑब्वियसली 12-13 मिनट की पहले वीडियो हो गई है, तो मैं अब मज़ीद आपके जो सवाल आएंगे इसी से रिलेटेड जो है उसको भी मैं ऐड करूँगा कुछ आगे, ताकि ये हम डिवोर्स का जो मामला हैं उसके ऊपर जो है तफसील से बात किया करेंगे। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दो, और इसी से रिलेटेड डिवोर्स सर्विसेज अगर आपको चाहिए हों, बहुत से वकील हैं, किसी से भी आप रब्ता कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज चाहिए हो स्टिल जो है यू आर मोस्ट वेलकम। ऑब्वियसली मैं फ़ोन कंसल्टेशन के या ऑफिस अपॉइंटमेंट की फ़ीस चार्ज करता हूं, लेकिन वो जो फ़ीस आपकी होती है वो बाद में मैं एडजस्ट कर देता होता हूं जिस वक्त आपका केस लिया जाता है। बहुत से लोग जो हैं वो बाज़ का एक मरतबा फ़ोन पर बात करके अगले दिन उनको याद आता है एक सवाल मिस हो गया, तो वो उनके लिए यही है मैसेज कि एक तो अपॉइंटमेंट वन टाइम होती है, मेरा कोई टाइम लिमिट नहीं है, चाहे आप 10 मिनट बात करें या आप 100 मिनट बात करें, मैं उस वक्त तक आपकी बात सुनता हूं। जब आपकी कॉल कट हो जाती है, बंद हो जाता है, आपको आधे घंटे बाद भी जो है वो वॉशरूम मैं कहने लगा सा आया है, आपको आधे घंटे बाद भी कोई सवाल आया है तो आपको दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ती है। लेकिन आपकी जितनी अपॉइंटमेंट्स बनी होती हैं, मैं जब अपना केस की फ़ीस तय करता हूं आपके साथ, पुरानी कंसल्टेशन की 1, 2, 3 जितनी भी कंसल्टेशन फ़ीस हो, सो उसको जो है वो माइनस कर दिया जाता है। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।